Hello students, good morning. I'm your teacher Dolcy. How are you all? So, as you all know that हमने अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रखा है कौन सा द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ फ्रॉम यूनिट थर्ड. सो इस चैप्टर में जनरली जो बेसिक सी डिजीज़ थी कॉमन लाइफ वाली वायरल और बैक्टीरियल सम ऑफ वो हमने क्या कर ली थी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी. तो आज हम कुछ और डिजीज़ क्या करेंगे स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट डिजीज़ दैट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ अबाउट रेबीज़. सो रेबीज़ क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिया. मतलब जो रेबीज़ डिजीज़ होती है इसमें जो रैबिट डॉग्स होते हैं वो किसी पेशेंट को जब बाइट करते हैं तो उनकी बॉडी से रेबीज़ वायरस ट्रांसमिट हो जाता है इनटू द पेशेंट्स बॉडी. उस वजह से उसके जो थ्रोट के मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं स्टिफ हो जाते हैं और उसे कोई भी लीकर इनटेक करने में स्वेलो करने में क्या होती है प्रॉब्लम होती है. तो लीकेज को इनटेक करने की जो डर है दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हाइड्रोफोबिया. ओके, सो कहते हैं वेन एवर यू कम इन कंटेक्ट विद द सलाइवा ऑफ द रैबिड डॉग, रैबिड एनिमल्स दैट कैन बी मंकीज एज वेल, तो उनके सलाइवा के टच में आते ही जो आपकी इंसेफ्लिटिस हो जाती है, मतलब सिफिलिन जो मेम्ब्रेन होती है आपके ब्रेन में उसमें क्या हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है जिस वजह से आपको क्या होती है डेथ हो सकती है. दिस इज़ 100% फैटल डिजीज़, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. Okay, so rabies remain one of the most common and viral cause of death in the developing world. आज के वर्ल्ड में ये मेजर रीज़न है. बहुत से जो रेट्स हैं इसके बारे में हमें देखने को मिलते हैं. 4 million people annually receiving द प्रीपेयर्ड ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़. मतलब द प्रॉब्लम इज़ इस डिज़ीज़ के बारे में वैसे तो कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट होता नहीं है, पर आपको पता है पास्चर वैक्सीन बनी हुई है, उसके इंजेक्शंस लगते हैं पेशेंट को आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द डॉग. तो फिर उस वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं एज अ ट्रीटमेंट फॉर रेबीज़ डिजीज़. तो होता क्या इस डिजीज़ में वायरस एंटर करता है कब, जब आपको कोई एनिमल क्या करता है वाइट. फिर वो जो वायरस है आपके मसल में जाके क्या करता है रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट करने के बाद वो मूव कर जाता है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, मतलब आपकी नर्व्स में. फिर वो मूव करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब के स्पाइनल कॉर्ड में. वहाँ पे जाके वो अपने ब्रेन, आपके ब्रेन में क्या करता है इंसेफ्लिटिस कोज करता है, मतलब स्वेलिंग कोज करता है ब्रेन की. और वो जो इंसेफ्लिटिस होती है वो 100% क्या होती है फैटल होती है. इस तरह से जो वायरस है वो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स में एंटर कर जाता है. फिर आप भी क्या बन जाते हो विक्टिम बन जाते हो. मींस अगर आपका सलाइवा जो पेशेंट है अगर उसका सलाइवा भी क्या आएगा कंटेक्ट में आएगा किसी ऑर्गेनिज्म के, तो वो भी वैसे ही रेबीज को क्या करेगा ट्रांसमिट करेगा. तो रेबीज एक ऐसी वायरल डिजीज है जो रैबिड एनिमल्स की वाइट से स्टार्ट होती है और जो आपको भी क्या बना देती है रैबिड बना देती है. मतलब सेम वो अपीयरेंस ऑफ सलाइवा इन योर फ्रॉम योर माउथ वो भी क्या हो जाएगा प्रोमिनेंट हो जाएगा लाइक द डॉग्स. तो रैबिड डॉग्स का मतलब जनरली क्या होता है मैड डॉग्स. ओके, तो नेसेसरी पॉइंट क्या है आपका वायरस का रेप्लिकेट करना पहले आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स में, फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. ओके, तो आपको अगर बचना है कि आपको रेबीज़ ना हो, चाहे आपको कोई एनिमल मतलब बाइट कर भी ले, तो उसके लिए आपको अपने वुंड को कैसे मैनेज करना है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज़ इमीडिएट वॉशिंग एंड फ्लशिंग द वुंड विद द सोप एंड वाटर. जैसे ही आपको किसी एनिमल में बाइट किया उस वुंड को अच्छे से क्या करो सोप के साथ सैनिटाइज़र के साथ वॉश करो. फिर डिसइंफेक्ट करो आयोडीन के साथ, या आजकल तो हम सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं. फिर उनको मतलब किसी भी तरह की सचरिंग से मतलब बचा के रखो, सचेस ना ऐड हो, मतलब कट्स वगैरह दोबारा से. इफ सचरिंग इज नेसेसरी इट विल, मतलब आपने ऐसा नहीं करवाना, भी वो नहीं करते कट लगा देते हैं तो नहीं करना. इट विल लूजली बी सचड विद इनफिल्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन. आपके वहाँ पे एंटीबॉडीज के इंजेक्शंस लगने चाहिए ताकि इन्फेक्शन क्या ना हो स्प्रेड ना हो. तो उस इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस में आपकी बॉडी में क्या किया जाता है ऐड टेटनस का टॉक्सॉइड, मतलब कि टेटनस जो होता है उसकी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन आपकी बॉडी में क्या किए जाते हैं ऐड किए जाते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपके जो वो जख्म है वहाँ से वायरस रेप्लिकेट ना कर पाए. ओके, तो आपको वुंड को मैनेजमेंट करना सबसे नेसेसरी पॉइंट है. ओके, तो ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन दिस डिजीज, बट जो केस मैनेजमेंट है हम कैसे करते हैं, तो आइसोलेशन इन अ क्वाइट रूम. किसी भी जिस पेशेंट को काट लिया उसको आइसोलेट करो एक शांत से रूम में एज फार एज पॉसिबल. ओके, रिलीव एन एग्जाइटी और पेन, उसे मतलब थोड़े से ऐसे मेडिसिन दे दो जो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या करें कंट्रोल करें.
इफ स्पेसिफिक मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट यूज ड्रग्स विद द क्यूरेर लाइक एक्शन, मतलब ऐसी मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए अगर उसके मसल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जो मस्कुलर पेन को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। ओके, एंश्योर हाइड्रेशन एंड डायूरेसिस, ये देखना चाहिए कि उसे यूरिन की या फिर वाटर इनटेक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर एक बार पेशेंट में इमर्ज होगी कौन सी प्रॉब्लम, वाटर इनटेक की, मतलब उसको जो मसल्स हैं उसके स्वेलो करने के लिए वाटर को क्या करने के लगे, रिपेल करने लगे, उस केस में आप कोई ट्रीटमेंट इंश्योर नहीं कर सकते। ओके, फिर उसके बाद उसको रेस्पिरेटरी और क्रोनिक थेरेपी देनी चाहिए। तो साइंस क्या है रेबिड डॉग, मतलब आपको कैसे पता चलेगा ये डॉग रेबिड है, अगर इसने आपको काट लिया तो आपको रेबीज होगा ही होगा। तो फर्स्ट इज द रेबीज इज अ फास्ट मूविंग वायरस दैट मस्ट बी ट्रीटेड सूनर, जल्दी से इसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये आपकी बॉडी में ऐड कर गया तो डेफिनेटली आपको फैटल ही है ये आपके लिए, और क्योंकि कोई डिजीज़ तो है ही नहीं इसके लिए, मतलब स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिन तो रेफर हुई नहीं है इसके लिए, तो कोई कंट्रोल भी है नहीं। तो क्या है, पहले तो डॉग का बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज हो जाता है, फिर उसका बार्क, जो बार्क करने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, उसके जॉज हमेशा ड्रॉप्ड रहते हैं, सेलिवेशन क्या होती है, एक्सेसिव होती है, और हमेशा वो स्टेशनरी कभी ऐसे नहीं खड़ा रहेगा, वो कोई ना कोई मूवमेंट एक्सप्रेस करता ही रहेगा। ओके, तो अल्टीमेटली उसमें फीवर होता है, फिर उसको पानी से डरने लगने लगता है, पैरालिसिस हो जाती है, वो अपने एपेटाइट लॉस कर देता है, और अग्रेशन आ जाता है उसकी बॉडी में, मतलब उसमें कोई भी चीज़ स्वेलो करने की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर उसे पानी से डर लग रहा है, दैट डिजीज शुड बी कंसिडर्ड टू बी हाइड्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज द पोलियो। तो पोलियो क्या है, पोलियो इज इट इज ऑल्सो नोन एज पोलियोमाइलिटिस। इट इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, जो क्या है, एक वायरल डिजीज है। किस वायरस से ट्रांसमिट होती है, पोलियो वायरस से। ये जो वायरस है ये आपके नर्वस सिस्टम में क्या करता है, एंटर करता है, और वहाँ पे जाके पैरालिसिस को क्या करता है, इंड्यूस करता है थोड़े से आर में। इट कैन स्ट्राइक एट एनी एज, किसी भी एज में आपको हो सकता है, बट अफेक्ट्स मेनली चिल्ड्रन अंडर 3, बट ज़्यादा जो केसेस हैं ऑब्जर्व किए जाते हैं 3 साल से कम एज की बच्चों में। द वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ एंड मल्टीप्लाइज इन इंटेस्टिन। जो इसका एंट्री का रूट है वो कौन सा है, ओरल फीकल रूट, मतलब फूड वाला रूट। इनिशियल सिम्टम्स कौन से होते हैं, फिटीग, मतलब थकावट सी फील होती है, हेडेक होता है, फीवर होता है, फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, अल्टीमेटली नेक और जो लिम्स हैं आपकी उनमें स्टिफनेस ओरिजिनेट हो जाती है, मतलब मूवमेंट्स क्या हो जाती हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं बेबी में, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट जो है आपकी, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वैसे तो हेल्थ प्रमोशन है, मतलब मेन है ये है कि आप सैनिटाइज करो। जिन पेशेंट्स को पोलियो होता है उनकी वेस्ट का प्रॉपर क्या होना चाहिए, डिस्पोजल, और आपको सैनिटाइजेशन मेंटेन रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। आपको पैसिव और एक्टिव दोनों तरह की इम्यूनाइजेशन दी जाती है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में आप खुद क्या करते हो, एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करते हो, और एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में रेडीमेड जो होती हैं एंटीबॉडीज वो ऐड की जाती हैं। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए 2 वैक्सीन हैं, एक है सॉक वैक्सीन, एक है सेबिन वैक्सीन। जो सॉक वैक्सीन है उसका बच्चों को इंजेक्शन लगता है जब वो होते हैं छोटे छोटे, 1.5 मंथ के, 2.5 मंथ के, 3 मंथ के, तब एज पे, उसे बोलते हैं इंट्रामस्कुलर, मतलब मस्कुलर रीजन में ऐड किया जाता है। ओके, और जो थर्ड है, सेकंड आपकी वैक्सीन है वो है सेबिन वैक्सीन। सेबिन वैक्सीन को बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसमें आपके जो और पोलियो वायरस है उसको अटेन्यूएट, मतलब उसकी कैपेसिटी को या क्षमता को रिड्यूस करके पेशेंट की बॉडी में ऐड किया जाता है, टू डिटेक्ट कि जो पेशेंट है, जहाँ जो ऑर्गेनिज्म है जिसको वैक्सीनेशन की गई है उसमें कैपेसिटी होगी या उस डिजीज से लड़ने की या नहीं, तो पोलियो ड्रॉप्स ऐड की जाती हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सैक वैक्सीन एंड द सेबिन वैक्सीन। जो सैक वैक्सीन होती है उसमें किल्ड वायरसेस होते हैं, बट जो ओपीवी में होती है उसमें लाइव होते हैं बट अटेन्यूएटेड होते हैं, मतलब वीक वायरसेस होते हैं। ओके, फिर हमें जो सैक वैक्सीन है वो मस्कुलर रीजन, मसल्स के थ्रू इंजेक्ट की जाती है, ओपीवी हम ऑरली लेते हैं। ओके, जो हमारी सैक वैक्सीन होती है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देती है, हालांकि जो आपकी सेबिन वैक्सीन है वो इम्यूनिटी दोनों को इंड्यूस करती है, चाहे ह्यूमोरल है चाहे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है आपकी। ओके, ये हम इम्यूनिटी के टाइप्स लास्ट में करेंगे। जो आपकी सेबिन वैक्सीन है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। जो आईपीवी है उसकी मतलब कंडीशन थोड़ी ज़्यादा टफ है, बस थोड़े टाइम के लिए ही हमें उनको स्टोर करना पड़ता है, मतलब ड्रॉप्स होती हैं जो हमारी
उन्हें स्टोर करना पड़ता है हमें, पर वो डैमेज हो जाती हैं। हालांकि जो हमारे इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शंस को प्रिजर्व करना क्या होता है, इजी होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, जो हमारी एपिडेमिक जब कभी अटैक हो जाए, मतलब एपिडेमिक जैसे कोरोना अब एपिडेमिक है, उस टाइम पे आपकी सॉक वैक्सीन इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती, इंजेक्शन जल्दी से काम नहीं करते। वहाँ पे कौन सी वैक्सीन काम करती हैं फिर, ओपीवीज मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब सेबिन वैक्सीन। और सेबिन वैक्सीन होती है चीपर होती हैं, सस्ती होती हैं, बट जो इंजेक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, तो इन दिस वे आपको ये डिफरेंसेस ध्यान में रखने हैं दैट जो कौन सी वैक्सीन ऑरली दी जाती है तो वो सेबिन है, और वो किस फॉर्म में दी जाती है, लाइव अटेन्यूएटेड वायरस में। और जो आईपीवी है, सॉक वैक्सीन है, वो आपके इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं तो वो इंटरमस्कुलर होगी। और होते कौन से हैं, वो किल्ड वायरसेस होते हैं, ये याद रखना प्लीज। नेक्स्ट कम टू व्हाट मेक्स पोलियो एरेडिकेशन पॉसिबल, मतलब आप पोलियो को कैसे रोक सकते हैं फैलने से। इट इज़ फाउंड ओनली इन ह्यूमन बींग्स, नो एक्स्ट्रा ह्यूमन रेजरवायर। ह्यूमन के बिना कोई रेजरवायर नहीं है, जैसे हमारे वो पोलियो में रेबीज में था ना, डॉग कैरी करता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये ह्यूमन में ही होगी, सिम्टम्स ह्यूमन में ही अपीयर होंगे। पोलियो वायरस इज हीट सेंसिटिव, तो हीट से इसको किल कर सकते हैं। सो ये हाई टेम्परेचर पे कभी सर्वाइव नहीं करता। एंड स्पेशली कहाँ पे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ जैसे कि नाइजीरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे पोलियो के पेशेंट्स देखने को नहीं मिलते। देर इज़ नो लॉन्ग टर्म कैरियर स्टेट, ऐसा नहीं होता कि आप ज़्यादा टर्म तक कैरियर रहोगे। इसके सिम्टम्स बहुत मतलब फास्ट होते हैं, जैसे ही आपको डिजीज़ हुई सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूअर देन 1% ऑफ पोलियो इन्फेक्शंस एवर रिजल्ट इन पैरालिसिस। 1% से जो ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं, मतलब पहले तो ज़्यादा था, अब जब से वैक्सीनेशन आई है ना, अब पोलियो के केसेस कम देखने को मिलते हैं, तो पैरालिसिस कहते हैं 1% से कम केसेस में देखने को मिलती है। परमानेंट इम्यूनिटी फॉलोइंग इन्फेक्शन, जब आपको इन्फेक्शन होगी उसके बाद वो पोलियो वायरस आपको दोबारा से इन्फेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए इसका जो वैक्सीनेशन हुई है वो बनना पॉसिबल हो पाया है। ओपीवी जो हमें पोलियो की बूंदें डाली जाती हैं, दैट इज प्रूवन वैक्सीन फॉर एरेडिकेशन, वो सबसे सक्सेसफुल टाइप की वैक्सीनेशन है। अगर किसी को ओपीवीज ओरल पोलियो वैक्सीन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बच्चों को जैसे दी जाती हैं, तो उन्हें कभी भी क्या नहीं होगा, पोलियो नहीं होगा। ओके, तो नाउ कम टू द सिम्टम्स ऑफ द पोलियो। कौन कौन से सिम्टम्स हैं पोलियो की, तो द सिम्टम्स आर द मेनिंजिटिस। मेनिंजिटिस क्या होती है रजे, मीनिंग्स होती हैं आपकी ब्रेन की मेम्ब्रेन, उन्हीं मेम्ब्रेन्स की स्वेलिंग होना इज नोन एज मेनिंजिटिस। नेक्स्ट क्या है आपका, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। अगर आप किसी भी तरह के रिफ्लेक्स समझते हो कौन सा, जब आपकी मतलब किसी भी रिस्पॉन्ड, मतलब स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी आप लॉस कर देते हो, तो उसे बोलते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट क्या है, पैरालिसिस, मतलब आपकी बॉडी मूवमेंट्स। तो इन दिस वे मोस्ट ऑफ द डिजीज थी, जो बेसिक सी वो हमने क्या कर ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट स्टडी करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ कौन सी डिस्कस करेंगे, अबाउट द एड्स। सो आप ये कर लेना। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाय।